हेलो स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत एक संघीय देश है, लेकिन ना तो ये पूरी तरह से संघात्मक है और ना पूरी तरह से एकात्मक है। इसको हमने अर्ध संघात्मक या क्वेसी फेडरल गवर्नमेंट बताया है। तो भारतीय संघवाद जो है चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारत के कई राज्यों ने भारतीय संघवाद को लेकर जो संकट उत्पन्न होता है उसके बारे में शिकायतें की हैं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश लाए जाते हैं या विधेयक पारित किए जाते हैं उनके बारे में ये तर्क दिया है कि ये अध्यादेश और विधेयक उनके कानूनी दायरे का अतिक्रमण करते हैं, जो संविधान के संघीय ढांचे के लिए एक संकट की स्थिति उत्पन्न करते हैं। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो भारतीय राज्यों द्वारा संघ के मुद्दों में उठाए गए हैं। कि जैसे जीएसटी की हम बात करें, जीएसटी कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर के कम राजस्व की भरपाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा मना किया जाना। मतलब जीएसटी जो होती है वो केंद्र सरकार द्वारा ही राज्य सरकारों पर निर्देशित की जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि कम राजस्व एक्ट ऑफ गॉड का परिणाम है, जिसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। जीएसटी अधिनियम के अनुसार राज्यों को वर्ष 2022 तक समाप्त होने वाले पहले 5 वर्षों के लिए 14% वृद्धि से नीचे किसी भी राजस्व कमी के लिए क्षतिपूर्ति की गारंटी दी जाती है। दूसरा जो चर्चित मुद्दा है वो है राज्य सरकार की शक्तियों में केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तन। जैसे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट मुद्दा जो आज के टाइम में देश में सर्वत्र छाया हुआ है वो है कृषि अधिनियम, जो किसानों को कृषि उपज बाजार समिति यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे एपीएमसी कहा जाता है, उसके बाहर अपनी उपज बेचने की अनुमति देते हैं और अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे जो राज्य सूची के विषय था कृषि, उस पर अतिक्रमण किया गया है। दूसरी बात आती है भारतीय संविधान की संवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 में व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन एक उद्योग के घरेलू एवं आयातित उत्पादों की आपूर्ति एवं वितरण, तिलहन एवं तेल सहित खाद्य पदार्थ, पशुओं का चारा, कच्चा कपास एवं जूट का उल्लेख किया गया है। हालांकि यदि खाद्य पदार्थों को कृषि का पर्याय माना जाता है तो कृषि के संबंध में राज्यों की सभी शक्तियां जो संविधान में विस्तृत रूप से सूचीबद्ध हैं निरर्थक हो जाएंगी। संसद संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कृषि उपज एवं बाजारों के संबंध में एक कानून नहीं बना सकती है, क्योंकि कृषि एवं बाजार राज्य सूची के विषय हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि कृषि और बाजार राज्य सूची के विषय हैं। एक और मुद्दा आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में सहकारी बैंकों को लाकर बैंकिंग नियमों में संशोधन किया जाना, ये भी एक संघवाद के समक्ष चुनौती उत्पन्न करता है। सहकारी समितियां भारतीय संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं, अर्थात भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की द्वितीय सूची में। तो क्लियर हो गया आपको कि जो हमने ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है वो कोई भी आप बेसिक बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें जो प्रेजेंट में जो चेंज आता है, जो प्रेजेंट के जो मुद्दे हैं, उनको मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करती हूँ। अब आता है कि संघवाद क्या है। संघवाद से जो हमने अभी करंट की तो बात कर ली, लेकिन बेसिकली संघवाद क्या है? राष्ट्रों को संघीय या एकात्मक के रूप में वर्णित किया जाता है। या तो संघात्मक राज्य होता है या एकात्मक राज्य होता है, जिसके तहत शासन का क्रियान्वयन किया जाता है।
अनिवार्य रूप से देखा जाए तो संघवाद का अर्थ है केंद्र और राज्य दोनों में समन्वय करते हुए अपने अपने आवंटित क्षेत्रों में कार्य करने की स्वतंत्रता संघवाद कहलाती है। फिर तीसरी बात आती है कि एकात्मक प्रणाली में सरकार की सभी शक्तियां केंद्र सरकार में केंद्रित होती हैं। पश्चिम बंगाल बनाम राज्य बनाम भारत संघ 1962 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान संघीय नहीं है। हालांकि एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पीठ ने संघवाद को भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा माना है। इसमें कहा गया है कि 7वीं अनुसूची में न तो विधायी प्रविष्टियां हैं और न ही संघ द्वारा राजकोषीय नियंत्रण जो संविधान के एकात्मक होने का निर्णय करता है। राज्यों एवं केंद्र की विधायी जो शक्तियों का है जिसमें अनुच्छेद 245 से 254 तक राज्यों की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने लिखा कि भारतीय संघ संयुक्त राज्य अमेरिका से काफी भिन्न है। भारतीय संसद के पास नए राज्यों के प्रवेश की अनुमति देने, जिसमें जैसे अनुच्छेद 2 नए राज्य बनाने, उनकी सीमाओं एवं उनके नामों में परिवर्तन करने और राज्यों को मिलाने या विभाजित करने की शक्ति है अनुच्छेद 3 के अनुसार। तो मतलब यूएसए जो कि पूरी तरह से संघीय है, फेडरल है, हमारे यहाँ उससे डिफरेंट होता है क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में अनुच्छेद 2 और 3 में इन सब चीज़ों की व्यवस्था की गई है। जैसे हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित किया गया है, जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के गठन और उनके निर्माण के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने संविधान के कई प्रावधानों की मौजूदगी पर ध्यान आकर्षित किया है, जैसे केंद्र को राज्यों की शक्तियों को अधिभावी या रद्द करने की अनुमति देते हैं, जैसे समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाना है। भले ही राज्य अपने निर्धारित विधायी क्षेत्र में संप्रभु हैं, उनकी कार्यकारी शक्ति उनकी विधायी शक्तियों के साथ जुड़ी हुई है, किंतु यह स्पष्ट है कि राज्यों की शक्तियों का संघ के साथ समन्वय नहीं है। और दूसरी बात एक और बात है कि यदि केंद्र में और राज्यों में विपरीत दलों की सरकारें होती हैं तो उस राज्य का राज्य को केंद्र से मिलने वाली सहायता में भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए भारतीय संविधान को अक्सर अर्धसंघीय रूप में बताया जाता है। केसी बियर द्वारा भारतीय संविधान के बारे में कहा गया था कि ये अर्धसंघात्मक संविधान है। लेकिन अब इसके कुछ समाधानों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र एवं राज्यों के बीच 7वीं अनुसूची में प्रवेश सूची को लेकर विवाद को सुलझाने के लिए 2 सिस्टम का प्रयोग किया है, 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया है, जिसमें 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं देखिए। तत्व एवं सार का सिद्धांत है जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस कहा जाता है। दूसरा होता है छद्म विज्ञान का सिद्धांत जिसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। तत्व एवं सार का सिद्धांत मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस क्या होता है कि कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखा जाता है यदि यह विस्तारित रूप से एक सूची द्वारा कवर किया जाता है और दूसरी सूची को केवल आकस्मिक रूप से स्पर्श करता है। यह सिद्धांत एक कानून की वास्तविक प्रकृति का पता लगाने से संबंधित होता है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है छद्म विधान का सिद्धांत। एक अधिनियमित कानून के खिलाफ विधायिका की क्षमता का परीक्षण करता है। यह सिद्धांत इस तथ्य को दर्शाता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है। और ये विधायिका जो ये सिद्धांत होता है वो विधायिका की शक्ति के भटकाव को गुप्त या प्रत्यक्ष तरीके से प्रतिबंधित करता है। तो ठीक है, अब क्या होता है कि सरकार को चाहिए कि भारत जैसे विविध और बड़े देश में तो संघवाद के स्तंभों जैसे राज्यों की स्वायत्तता, राष्ट्रीय एकीकरण, केंद्रीयकरण, विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीयकरण एवं क्षेत्रीयकरण के बीच एक उचित संतुलन की आवश्यकता, ये हम सभी जानते हैं। और
दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक केंद्रीकरण या अव्यवस्थित राजनीतिक विकेंद्रीकरण दोनों ही भारतीय संघवाद के कमजोर होने के कारण बन सकते हैं। तीसरी बात आती है कि संस्थागत एवं राजनीतिक स्तर पर सुधार भारत में संघवाद की जड़ों को गहरा कर सकते हैं। जैसे यदि केंद्र सरकार की इच्छा के अनुरूप राज्यों पर दबाव बनाने के लिए राज्यपाल की यदि विवादास्पद भूमिका हो तो इसके लिए समीक्षा करने की आवश्यकता होती है। विवादास्पद नीतिगत मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच जो सद्भाव विकसित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के संस्थागत तंत्र का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। एक और बात है यहाँ पर इम्पोर्टेंट कि केंद्र की हिस्सेदारी कम किए बिना राज्यों की राजकोषीय क्षमता के क्रमिक विस्तार को कानूनी रूप से सुरक्षित किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो हमारे भारतीय संघवाद के समक्ष कुछ जो प्रॉब्लम आ रही हैं या उनको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से ही मैंने आपको समझाने